हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो जेटेड साइंस सिलेबस के अनुसार पेपर 2 का जो अध्याय 3 था उसमें से हम लोग सजीव पढ़ रहे थे। सजीव के बारे में, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान, इन टॉपिक को देख चुके हैं। जीव जगत पढ़ रहे थे जिसमें से जीव जगत या फिर सजीव जगत कह सकते हैं। उसमें से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है RH विटिकर के अनुसार, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों को देख चुके हैं। चौथा किंगडम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, जिसमें से प्लांट किंगडम के अंतर्गत यह टॉपिक जो है पौधों की संरचना और कार्य, यह इसमें कवर हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा चौथा किंगडम का क्लासिफिकेशन में, जिसमें पादप जगत या फिर फ्लोरा कहते हैं, है ना, फ्लोरा इसको भी कह सकते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा देखे थे कि पौधे के प्रकार देखे थे, कितने प्रकार के हैं, फिर विसर्पी लत और आरोही लत देखे थे। उसके अलावा पौधे के विभिन्न भाग है ना, पार्ट ऑफ क्या क्या पौधा का भाग है, जड़, तना, पत्ता, ये सामान्यतः पाए जाते हैं। जिसमें से जड़ देखे, जड़ के प्रकार देखे और उसका कार्य देखे। इसके अलावा फिर हम लोग तना देखे थे, तना के कार्य और तना, है ना, तना के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पत्तियां से पढ़ेंगे कि पत्तियां, जड़, जो प्लांट के भाग थे, जड़, तना, पत्ती, तो पत्तियां के भाग देखेंगे और पत्ती का कार्य देखेंगे। उसके अलावा फिर फूल देखेंगे, परागकण देखेंगे, यानी कि प्लांट किंगडम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रहेगा जंतु जगत के बारे में, क्योंकि टॉपिक जो है काफ़ी लॉन्ग है ना। जीव जगत में 5 क्लासिफिकेशन है, तो उसको डिटेल से पढ़ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी वही है। अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है लेकिन उसी में कवर हो रहा है पौधों की संरचना और कार्य, जीव जगत, यानी कि जीव जगत में हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जो कि सजीवों का वर्गीकरण में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पत्तियां, तो पत्तियां क्या है? पत्तियां तने और टहनियों से निकलती है। पत्तियां कहाँ से निकलती है? तने और टहनियों से निकलती है। अलग अलग पौधे की पत्तियां का आकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि कमल की पत्तियां गोल होती है, मक्के की पत्तियां लंबे होती है, पीपल की पत्तियां पान जैसे दिखती है, नीम की पत्ती में कई सारी छोटी छोटी पत्तियां होती है, चीड़ की पत्तियां सुई जैसी होती है ना। ये देखिए चीड़ की पत्ती कैसी होती है? सुई जैसी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गुलाब की पत्तियां धारीदार होती है आदि। यानी कि पत्तियां जो है, अलग अलग प्लांट के पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग होती है। पत्तियां मुख्य रूप से कैसे रहते हैं? हरे रंग की होती है, क्योंकि उसमें जो है क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल, और इन्हीं क्लोरोफिल के कारण जो है हरे रंग की होती है। परंतु कुछ पौधों की पत्तियां जो है लाल, बैंगनी या पीले रंग के भी होती है। ठीक है, अब पत्तियों का कार्य क्या है कि पत्तियां से जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जो भी पौधे में जल है, तो एक्स्ट्रा जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से जो है बाहर निकलती है, ताकि जो एक्स्ट्रा जल है उसमें अवांछित जल वह पौधों को नष्ट ना करे, सड़न ना हो। इसके बचाव करने के लिए पत्तियां क्या करते हैं, क्योंकि पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से जो है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन क्रिया होती है ना, और उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा जल है उसको पत्तियों के माध्यम से वाष्प के रूप में जल बाहर निकलना। तो पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में क्या होती है? छोटी छोटी छिद्र। इस प्रकार से जो पत्तियों की संरचना बनी होती है, इसमें छोटी छोटी छिद्र होती है। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, और इन्हीं छिद्र जिसको क्या कहेंगे? रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहेंगे? रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्र के माध्यम से जो है ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, यानी कि वाष्प के रूप में जल बाहर निकलता है। अब पत्तियों में जो है भोजन बनता है, क्योंकि पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, जो कि हरे रंग का होता है इसके कारण, और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियां भोजन बनाता है। जो इसके लिए क्या क्या उपस्थित है उसको चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए? तो ये सूर्य के रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन का निर्माण करता है। अब पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है? देखिए, ये रिएक्शन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन याद कीजिएगा तो आपका पत्तियों में जो कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वह सभी कवर हो जाएगा। कि इसमें जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। ये भी याद रखना है कि कितना अणु कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु। उसके अलावा 12 H2O यानी कि जल के अणु, और क्या?
सूर्य की रोशनी और पत्तियों में जो है क्लोरोफिल, क्योंकि पत्तियों में भोजन की क्रिया बन रही है ना, भोजन बन रहा है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल। तो इन क्रिया यानी कि 4 याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु और सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया, C6H12O6। यह क्या है C6H12? यह ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, प्लस 6 जल के अणु है ना, 12 जल के अणु हो रहा था लेकिन 6 जल के अणु और 6 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस विमुक्त होती है ना, कौन सी गैस रिलीज होती है, मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आवश्यक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। छोटी छोटी बातों को याद रखना है। इनके अलावा एक बात और याद रखना है कि हाँ, ये पूछेगा कि ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है और 6 जल अणु। इसके अलावा इस प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण, जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और NADP यानी कि निकोटिनेमाइड और एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का अपचयन होता है। NADP का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। बस इतना सा याद रखना है। नोट करके क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक है ना, वर्णक है, जो कि पत्तियां हरा रंग की होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक किसमें होती है, लाल रंग में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, किसमें होती है, लाल रंग में। और सबसे प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग में सबसे कम। ठीक है, ये याद रखना है। उनके अलावा कैक्टस यानी कि नागफनी, कैक्टस को क्या कहेंगे, नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है। अभी हम लोग देखें कि अलग अलग पौधे का आकार, पत्तियों का जो है आकार उसके अलग अलग होते हैं। तो नागफनी या कैक्टस के पौधे का पत्तियां कैसे होते हैं, हरे तने में, क्योंकि पत्तियां कांटे के रूप में ले लेती है ना। क्योंकि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की कमी है, जैसे राजस्थान क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो है पत्तियां कांटे का रूप ले लेती, क्योंकि पानी की कमी है, जल की कमी है, तो उसके तने प्रकाश संश्लेषण उनके हरे तने में होता है ना, क्योंकि पत्तियां कांटे के रूप ले लेती है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, हरा तना में होती है। तो ये याद रखना है, नागफनी या कैक्टस प्लांट में किसमें कहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे तने में होती है। इनके अलावा पत्तियों की खुशबू यानी कि महक से पता चल जाता है कि वे किस पौधे की पत्तियां है, जैसे पुदीना, धनिया, आम, नीम, नींबू आदि। ये भी तो हम लोग सामान्यतः दैनिक जीवन में देखते हैं कि पत्तियों की खुशबू से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये किस पौधे की पत्तियां है। ठीक है, इसके अलावा पत्ती के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहेंगे, सीरा कहा देंगे। सीरा कहने का मतलब ये जैसे ये पत्तियां हो गया, तो इसमें जो रेखाएं दिखाई देती है, सीरा है ना, तो ये क्या है, दिखाई देती है, उन्हें सीरा कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, सीरा। ठीक है, सीरा कहा जाता है। और सीराओं की व्यवस्था, सजावट, सीरा विन्यास कहलाते हैं। यानी कि ये सीरा हो गया, सीराओं का एक बार है ना अल्टरनेटिव इधर से कभी सीधा, तो इसी के विन्यास को कहेंगे सीरा विन्यास। अब सीरा विन्यास जो है 2 प्रकार की होती है, जालिका सीरा विन्यास है ना, और एक समानांतर सीरा विन्यास। तो जालिका सीरा विन्यास पहला है, जालिका सीरा विन्यास में सीराएं एक जाल के रूप में होती है। ठीक है, जबकि समानांतर सीरा विन्यास में सीरा एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसे कि गेहूं, धान, ऐसे लंबी पौधा होता है ना, इसमें एक ही सीरा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर। जबकि जालिका सीरा विन्यास में इधर से है ना, एक इस प्रकार से एक जाल के रूप में इधर से है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जालिका सीरा विन्यास। और एक बात इसमें याद रखना है, जालिका सीरा विन्यास में जो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री नाम सुने हैं, कि एक बीजपत्री में जो एक बीज होगा, द्विबीज में, तो जालिका सीरा विन्यास में जो है द्विबीजपत्री का उदाहरण है। पत्तियों से यानी कि पत्तियों से हम लोग पहचान कर पाएंगे कि यह जालिका सीरा विन्यास है या फिर
समानांतर शिरा विन्यास है। तो पत्तियां देखेंगे कि जालिका शिरा विन्यास है, यानी कि यह द्विबीजपत्री है। जबकि समानांतर शिरा विन्यास में क्या देखेंगे कि यह एक बीजपत्री का उदाहरण है। आगे भी देखेंगे कि शिरा विन्यास के आधार पर हम पौधे की जड़ का पता लगा सकते हैं, जड़ का भी पता लगा सकते हैं। जिन पौधे की पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास होता है उन पौधे की जड़ें जो है वो मूसला होती है। कल हम लोग जड़ के बारे में पढ़े थे ना, जड़ के कि जड़ जो है वो दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और झकड़ा जड़ें। मूसला जड़ें जैसे चना, मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि। तो देखो चना, मटर, तन ये क्या है, इसका मूसला जड़ है। और यह क्या है, जालिका शिरा विन्यास है ना। जिन पौधे की पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास होती है उन पौधे की जड़ें जो है मूसला होती है और यह द्विबीजपत्री होती है, जैसे कि नीम, पीपल, गुलाब, मूली आदि। और जिन पौधे की पत्तियां समानांतर शिरा विन्यास होती है उनकी जड़ें जो है झकड़ा होती है, जैसे केला, गेहूं, मक्का, घास आदि। तो ये उदाहरण था जड़ और पत्तियों के बारे में। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आ रहा तो आप स्टॉप करके, है ना, आप वीडियो को आराम से देखिए 1 से 2 बार, तो आपको याद हो जाएगा। या फिर आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप, है ना, चैप्टर वाइज जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप चैप्टर वाइज नोट्स बना भी सकते हैं। जहाँ जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो कि बुक में नहीं है, मैं अपने नोट्स भी पढ़ाती हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा। तो क्या देखें कि जिन पौधे की पत्तियां समानांतर शिरा विन्यास होती है उनकी जड़ें जो है झकड़ा होती है, जैसे केला, गेहूं, मक्का, घास आदि। अब शिरा विन्यास के आधार पर हम पौधे के बीजों के विषय के बारे में पता कर सकते हैं कि बीज दो भागों में टूट जाता है या नहीं, जैसे एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। अभी जब मैं बताया ना, यानी कि बीज द्विबीजपत्री है या फिर एक बीजपत्री, मोनोकट या फिर डाइकट। अगर शिरा विन्यास जालिका रूपी है तो पौधा जो है द्विबीजपत्री होगी, है ना। जालिका शिरा विन्यास में क्या होगा, पौधा द्विबीजपत्री होगी। और उसका जड़ कैसे होगा, मूसला जड़। ठीक है, देखिए इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं तो दोनों जो है दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं खुद से मतलब अपने ट्रिक से याद की हूँ ताकि भूले नहीं। जाम दो, है ना, क्या ट्रिक है, पत्ती, तना, जड़ को याद करने का। जा से क्या हो जाएगा, जालिका शिरा विन्यास, है ना, जालिका शिरा विन्यास। मो से हो जाएगा मूसला जड़। दो से क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री। तो इस प्रकार से जो यदि हम पत्तियों को देखते हैं कि ये जालिका शिरा विन्यास है तो यह मूसला जड़ भी होगा और द्विबीजपत्री होगा। तो एक तो यदि याद कर लेते हैं जाम दो, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि समानांतर शिरा विन्यास जो है वो झकड़ा जड़ होगा और एक बीजपत्री होगा। ठीक है, अगर शिरा विन्यास समानांतर है तो पौधा एक बीजपत्री होगा, जैसे मक्का, गेहूं, प्याज, लहसुन आदि। कुछ पौधे में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि निफेंथिस, है ना, ये याद रखना है कि निफेंथिस के पत्तियां जो है घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब जो है पौधे के विभिन्न भाग, पौधे के जड़, तना भाग जो भी था, है ना, जड़, तना, पत्ती के बारे में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूल के बारे में। ठीक है, तो फूल क्या है, फूल यानी कि पुष्प। तो फूल जो है वो पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, है ना। क्या है फूल, मतलब प्लांट के प्रजनन अंग होते हैं। फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। फूल से ही क्या होता है, फूल से भी फूल होती है, फिर बीज बनता है, फिर अंडाशय, ये सब सभी क्रिया परागण की क्रिया होती है। यानी कि फूल से नए पौधे बनाने में मदद करते हैं और फूल पौधे के प्रजनन अंग है। अब फूलों के क्या क्या भाग है उसको देखेंगे कि फूलों के भाग, है ना। फूलों के भाग को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ। आप चैनल पर जाके शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं फूल के विभिन्न भाग। उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताए हैं निकाल के कि फूल के बाह्य दल क्या है, दल पुंज क्या है, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सभी। तो फूलों के भाग में पहला भाग क्या आएगा, बाह्य दल पुंज, है ना, जो कि बाह्य दलपुंज फूलों के नीचे मौजूद हरी पत्तियां जैसे रचना बाह्य दलपुंज कहते हैं। जैसे इस प्रकार से ये हरा हरा है, ये फूल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, टमाटर आदि में, और अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी कि बाह्य दलपुंज जो है पुष्प से जुड़ा हुआ भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि जुड़ा हुआ का उदाहरण जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, टमाटर आदि, और अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग का उदाहरण हो जाएगा गुलाब, कमल, चमेली आदि। अगर बाह्य दलपुंज जुड़े हुए हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियाँ या दलपुंज भी जुड़े हुए हो। यानी कि अगर उसका बाह्य दलपुंज जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पंखुड़ियाँ भी जुड़ा हुआ हो, अलग भी हो सकता है। ठीक है, और ये बाह्य दलपुंज का क्या कार्य है, देखिए ये कलियों को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना। जो फूल के कली है उसको ये कलियों की रक्षा करते हैं। दूसरा हो जाएगा इसका दलपुंज या फिर पंखुड़ियाँ। सबसे पहले ये देखिए कि सबसे हरे रंग का जो कली को सुरक्षा करता है, रक्षा करते हैं, तो यह बाह्य दलपुंज। फिर है दलपुंज। दलपुंज को ही क्या कहेंगे, पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ जो है वो रंगीन होती है। बाह्य दलपुंज क्या देखे थे हम लोग, हरे रंग की होती है ना, पत्तियाँ जैसा। जबकि दलपुंज क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, जैसे गुलाब रेड है ना, पीला, ऑरेंज, वाइट, ये सभी फूल होते हैं ना, अलग अलग फूल। तो ये क्या है, पंखुड़ियाँ है। तो इसका पंखुड़ियाँ जो है वो रंगीन होती है, और अलग अलग पौधे के फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती है। पंखुड़ियाँ जो है वो कीड़े मकोड़े जैसे तितली, भंवरे, पक्षियों आदि को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि पंखुड़ियों का रंगीन होना वह क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े, भंवरों, पक्षी आदि को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये तीसरा इसका भाग होगा पुष्प का पुंकेसर। पुंकेसर जो है यह पौधे का नर भाग है, याद रखना है, पुंकेसर नर भाग है, जिसमें पराग है ना या परागकण होता है। यानी कि इस प्रकार से पुंकेसर होता है इसमें, और इसमें ये परागकण होता है, इसी को क्या कहेंगे, पुंकेसर। जबकि स्त्री केसर पौधे का मादा भाग है ना। इसी के नीचे ऐसे इस टाइप से क्या कहते हैं, जिसमें अंडाशय और बीजांड होता है, इस टाइप से फूल का बना होता है। आपको इसमें मैं फूल बना हुआ नहीं है जो कि आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो पुंकेसर क्या हुआ, पौधे का नर भाग हो गया पुष्प के, और जबकि स्त्री केसर जो है यह पौधे का मादा भाग हो गया, जिसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। परागकण के बाद अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज बनता है। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इंपॉर्टेंट करना है, मतलब याद करना है कि अंडाशय से क्या बनता है, फल किससे बनता है, तो अंडाशय से फल बनता है। तो क्या देखें कि अंडाशय से जो है वो फल बनता है और बीजांड से जो है वो बीज बनता है। ठीक है, इस प्रकार से पुष्प के भाग देखें, पुष्प के सामान्यतः 4 भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब हम लोग देखेंगे परागकण। परागकण की क्रिया कहाँ होती है, जब तितली, भंवरा, पक्षी आदि फूलों पर उनका रस है ना, यानी कि पराग चूसने के लिए बैठते हैं, तब उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। इसमें जैसे ये पुष्प हुआ, इसमें परागकण हुआ है ना, इस प्रकार से। तो इसमें छोटे छोटे परागकण होता है नर भाग में, है ना। तो जब ये इसमें कुछ पक्षी, भौरा आदि फूल इसका रस चूसने के लिए बैठते हैं तो उसके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। फिर जब ये जंतु दोबारा उसी फूल पर या उसी प्रकार के दूसरे फूलों पर बैठते हैं तो परागकण स्त्री केसर में चले जाते हैं। जब यह पक्षी या भौरा दूसरे पौधा या फिर उसी पुष्प के बैठते हैं तो यह परागकण के माध्यम से, परागनली के माध्यम से जो है यह स्त्री केसर में चले जाते हैं, जो कि पुष्प के मादा भाग है, हाँ, चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब परागकण के प्रकार, जैसे परागकण निम्न प्रकार से हो सकते हैं, वायु परागन, कीट परागन, जल परागन, है ना। परागकण क्या है, वायु परागन, मतलब वायु के माध्यम से। तो ये याद रखना है कि वायु परागकण वायु के द्वारा जो होता है उस परागकण को क्या कहते हैं, तो एनिमोफिलस, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमोफिलस किसके होता है, वायु परागकण में। जबकि
एंटोमोफिलस किसमें होता है कि कीटों के द्वारा जब परागकण की क्रिया होती है उसको एंटोमोफिलस कहते हैं, ठीक है, परागकण के प्रकार में। उसके अलावा हाइड्रोफिलस जो है ना, कि हाइड्रोफिलस किसके माध्यम से परागकण की क्रिया होती है, तो जल के द्वारा हाइड्रोफिलस में। जबकि जूफिलस में क्या होता है, जंतुओं के द्वारा, है जंतु परागकण। और ऑर्निथोफिलस किसमें होता है, पक्षियों के द्वारा, यानी कि पक्षी परागकण। इसके अलावा कायरोटेरिफिलस किसमें, चमगादड़ के द्वारा कायरोटेरिफिलस, और घोंगा के द्वारा मलाकोफिलस। तो इस प्रकार परागकण के 7 प्रकार से देखें, जो कि आप याद कर सकते हैं, है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है परागकण के प्रकार में। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा, कुछ फूल गुच्छे में पाए जाते हैं, जैसे कि गुलदाउदी, गेंदा, सूर्यमुखी। और उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। नोट करके क्या दिया है कि सबसे बड़ा फूल जो है क्या है, रफलेसिया, और सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। सबसे बड़ा फूल क्या है, रफलेसिया, और सबसे छोटा फूल क्या है, वुल्फिया है, ठीक है। अब फूलों के उपयोग क्या है, फूलों के तो भाग देख लिए कि पुष्प के क्या क्या भाग है, परागकण की क्रिया कैसी होती है फूलों के माध्यम से, है ना। अब फूलों का उपयोग क्या है, तो फूलों से माला बनाई जाती है, फूलों से दवाई बनाई जाती है, जैसे गुलाब के फूल से। फूलों से रंग बनाए जाते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, ना, और जिनिया। फूलों से इत्र बनते हैं, जैसे गुलाब, चमेली के फूलों से इत्र बनते हैं। फूलों को खाया जाता है, जैसे कि कचनार, केला, सहजन, तुरई, कद्दू, यानी कि सीताफल, इस फूलों को खाया जाता है। लौंग, केसर भी फूलों से बनता है। ये इम्पोर्टेंट है कि लौंग और केसर क्या है, यह फूल है ना। लौंग, केसर भी फूलों से मिलता है। फूल हो गया। फूल, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, फल में क्या किससे बन रहा था कि अंडाशय से फल बन रहा था और बीजांड से बीज बन रहा था, है ना। तो अंडाशय से फल देखेंगे कि फल जो है फूलों के अंडाशय भाग से बनता है। फल के 3 भाग होते हैं। फल के क्या क्या भाग होते हैं, 3 भाग, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। फल के कितने भाग हैं, 3, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, ठीक है। तो इसका उदाहरण याद रखना है कि सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनानास आदि यह क्या है, फल है। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू, ये सभी क्या है, फल है। फल हो गया। अब हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे। बीज किसमें बन रहा था, बीजांड में। फूलों में पाए जाने वाले जो है बीजांड, बीज बन जाते हैं। बीज खाए जाते हैं, जैसे दालें, मूंगफली, गेहूं, चावल आदि, यानी कि इसका बीज ही खाते हैं हम लोग। किसमें, सामान्यतः दाल के रूप में क्या खाते हैं, बीज। अरहर का, मूंग का, चना का, ये सभी क्या है, दालें हैं, बीज है, उसी को हम लोग खाते हैं। बीजों से तेल निकलता है, जैसे सूरजमुखी, सरसों आदि। बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि बीज के अंकुरण के लिए 2 उसके आवश्यक घटक क्या है, नमी और वायु। यदि वह नमी में है, ठीक है, तो बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व चाहिए, नमी और वायु। यदि नमी मिले तो वह अंकुरित हो जाए, और वायु, बीजों के अंदर जो है वह भ्रूण होता है, जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। यानी कि आवश्यक तत्व वही हो गया, यदि नमी और वायु मिलने पर बीज के अंदर जो भ्रूण होता है वह अंकुरित हो जाएगा। अब बीज का प्रकार देखेंगे। बीज 2 प्रकार के होते हैं, इससे पिछले भी मैंने चर्चा की, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री जैसे हो जाएगा प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, नारियल आदि। यानी कि एक बीजपत्री में इसका समानांतर सिरा विन्यास होगा, सिरा के आधार पर, और जल जो है झकड़ा जल होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रकार बीज का द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जैसे कि मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर आदि, ठीक है। नोट करके दिया है कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 ऊतक पाए जाते हैं, जो जाइलम जल का संवहन करता है तथा फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, ठीक है। यानी कि जाइलम और फ्लोएम, यह दोनों जो है संयोजी ऊतक कहते हैं। इनमें से जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है।
ठीक है। अब पौधा के बारे में जितने भी उनकी संरचनाएं और कार्य था उसके बारे में चर्चा की मैंने कि पौधे के प्रकार, पौधे के भाग में जड़ के प्रकार, पत्ती के प्रकार, तना, ठीक है, पत्ती के क्या क्या कार्य है, पुष्प, परागकण, फूल का उपयोग। अब हम लोग कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे देखेंगे, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे में जैसे कि कॉटन हो गया, यह पौधा, यह मतलब थोड़ा सा जानकारी पौधे के बारे में जान लीजिए कि कुछ विशेष प्रकार के क्या क्या पेड़ पौधे हैं जो कि मेडिकल, है ना, मेडिकल प्लांट के से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है ना, मेडिकल यील्डिंग प्लांट के से। तो कॉटन, यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। कॉटन का पौधा, इसका क्यों ये विशेष पौधे हैं, क्योंकि यह जो है अन्य फसल के साथ उगाता है और यह फसल बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बोया जाता है ना। और इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, तो ये जो है सूखने लगती है, मतलब कॉटन। तो इससे पता चलता है कि मुख्य फसल को पानी चाहिए। तो यह विशेष हुआ। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चलता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से विशेष पौधे हो गया। दूसरा विशेष पौधा हम देखेंगे पीपल। यह एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देता है ना। इसीलिए हमें पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। हमें 24 घंटे सांस लेने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो यह पेड़ खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। किसको? पीपल पेड़ को, है ना, बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा जो है वह हिलती रहती है। तीसरा पौधा है बरगद। यह भी एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इससे छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती है, जिसमें हम लोग जड़ जब पढ़ रहे थे, जड़ दो प्रकार के हैं, है ना, सॉरी, रेशेदार जड़, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। तो झकड़ा जड़ में ये 4 प्रकार के देखे थे, अवस्थम और अस्थम खंबा, जो कि बरगद के पेड़ में, है ना, उनकी शाखाओं से जड़ें निकलती है, जिन्हें अस्थम यानी कि खंबा जड़ कहा जाता है। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होते हैं और ये इनकी शाखाएं से भी जड़ें निकलती है। तो इसका उदाहरण बरगद हो गया। चौथा हो जाएगा विशेष पौधा में केला। केला पेड़ नहीं है, यह एक शाख है, क्योंकि इसका तना जो है हरा एवं कमजोर होता है। केला, ये नया बात समझ में आया कि केला जो है पेड़ नहीं, एक शाख है, जो कि पेड़ वृक्ष जो एक विशाल होता है ना, बड़ा होता है शाख और झाड़ी से, ठीक है। तो पेड़ क्या है, केला क्या है, एक शाख है, क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। ये शाख का गुण है, लक्षण है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। पांचवा पौधा है निफेंथिस यानी कि घटपर्णी। यह एक कीटभक्षी यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है और इसका पत्ता जो बताए थे कि घड़े नुमा हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर आकर्षित करने के लिए, और जैसे कीड़े मकोड़े उनके अंदर आते हैं, ये को अपने घड़े के आकार में उसको अंदर कर लेते हैं, खा लेते हैं। ये कीड़े मकोड़े के अलावा मेढक, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खाते हैं। आखिर ये जो घटपर्णी है निफेंथिस से, क्यों ये कीड़े मकोड़े को खाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है कीड़े मकोड़े को खाने के लिए? तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसको नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। क्यों कीड़े मकोड़े को खाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यह लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है, यानी कि इसके पत्ते जो है घड़ेदार पत्ती नुमा होते हैं। इसमें ये खास खुशबू निकलती है इस घड़े नुमा पत्ती से, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह मेघालय यानी कि भारत के मेघालय राज्य में, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। छठा है पेड़, विशेष पेड़ों में रेगिस्तानी ओक, है ना। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। पहला पॉइंट इसका याद करना है, रेगिस्तानी ओक कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। और इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है।
ठीक है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है परंतु पत्तियां बहुत कम होती है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें, चूंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है तो इसकी जड़ बहुत गहरी तक होती है और पत्तियां जो है वो बहुत कम होती है। इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक चले जाती है। कितनी गहराई तक? उनकी ऊंचाई से लगभग 30 गुनी गहराई तक उनकी जड़ें फैली होती है। इनमें तने में, है ना, इसके तने में पानी जमा रहता है और जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है ये रेगिस्तानी ओक, जहाँ पर वो पानी की कमी होती है। 7वां है वृक्ष खेजरी वृक्ष। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है ना, कीड़ा नहीं लगता है खेजरी वृक्ष में। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है। इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, यानी कि रेगिस्तान में जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर ये खेजरी वृक्ष पाए जाते हैं। 8वां है नीम। नीम क्या है? यह एक पतझड़ वृक्ष है। इसमें मूसला जड़ होती है। इसके फल को निम्बोली कहते हैं, है ना। नीम के फल को क्या कहेंगे? निम्बोली। आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत उपयोग वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है एवं कई बीमारियां में यह उपयोगी है। नीम के पौधा इसे जैविक कीटनाशक का उत्पाद माना जाता है, ठीक है। और एक लास्ट पौधा है तुलसी। या तुलसी क्या है? एक शाख है ना। भारतीय संस्कृति में इसको पूजनीय माना जाता है, यानी कि तुलसी के पौधा को पूजा जाता है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसको जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। पूछे गए इनमें से कौन से पौधा जो है वो जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं, तो तुलसी का पौधा। और इसको भारतीय संस्कृति में इसको पूजा जाता है ना, पूजनीय माने जाते हैं। ये किस किस काम में आते हैं? तो यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुकाम में अत्यंत फायदेमंद होती है। अब कुछ विशेष पौधे तो हम लोग देख लिए। अब क्षेत्र के आधार पर जो है पौधा के प्रकार, जैसे कि हम लोग पौधा के प्रकार में हम देखे थे कि 3 प्रकार के पौधे होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। लेकिन क्षेत्र के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा मरुद्भिद। मरुद्भिद मतलब जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक में क्या होता है कि यह पौधे मरुस्थली यानी कि रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए इसको जीरोफिटिक कहते हैं ना, जीरोफाइट। मरुद्भिद। इसकी जड़ें जो है वो लंबी होती है। इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती है या फिर पत्तियां कांटों के रूप ले लेती है, जैसे कि हम लोग देखे थे कैक्टस प्लांट, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो, है ना। वाष्पोत्सर्जन जितना कम हो उतना पानी की हानि ना हो। नागफनी, इसका उदाहरण देखे थे। नागफनी या कैक्टस में तना हरा एवं गुद्देदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोमी परत से तना हरा एवं गुद्देदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है वो कांटे के रूप ले लेती है पानी की कमी के कारण। तो यह पत्तियां में ही क्या होता है, तना में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका उदाहरण देखेंगे, बबूल, कीकर, कैक्टस आदि। किसके? जीरोफिटिक के, है ना, जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद के। दूसरा है समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब है ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, इनकी समतल जमीन में। इसमें तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है। इनके तने साधारणतः बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि उदाहरण मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि। जैसे समतल जमीन में वो हो गया, जहाँ पर पानी की कमी हो रहा था वहाँ मरुद्भिद, जहाँ पर समतल जमीन है वहाँ समोद्भिद, जहाँ पर हाइड्रोफाइट है ना, जलोद्भिद, जल में पाए जाने वाले पौधे। यह पौधे जो है जल यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधे को जलोद्भिद कहेंगे। इनमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है, इसमें जड़ जो है कम विकसित होता है। इनमें पत्तियां पर मोमी परत होती है। देखो, हाँ, जलोद्भिद के पत्तियों पर मोमी परत होती है, ये याद रखना है। जबकि मरुद्भिद में किसमें? तना में, है ना, तना हरा एवं गुद्देदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। यहाँ पर देखिए, ये कंफ्यूज नहीं करना है, बार बार मैं अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि किसमें क्या अंतर है, ठीक है। जबकि इसमें पत्तियों में मोमी परत होती है, जैसे कमल, है ना, कमल जल में पाए जाने वाले पौधे हैं। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं सक्रिय होती है, जैसे हाइड्रिला। दूसरा कमल हो गया और हाइड्रिला हो गया, इसकी पत्तियां पतली एवं सक्रिय होती है।
इसके अलावा और उदाहरण देख सकते हैं कमल, जल लिली, हाइड्रिला आदि। चौथा इसका प्रकार होगा लवणोद्भिद, है ना। लवणोद्भिद यानी कि जहाँ पर दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पौधे जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकल आती है ताकि ये वायु ले सके, यानी कि दलदल वाले एरिया में ये लवणोद्भिद वाले पौधे पाए जाते हैं और ये सांस लेने के लिए इसके जड़ें जो है वो जमीन से ऊपर यानी कि दलदली क्षेत्र से इसके जड़ें ऊपर निकल आते हैं, ठीक है, ताकि ये वायु ले सके। इसके अलावा इसके बारे में उदाहरण इसका हो जाएगा मैंग्रोव यानी कि सुंदरी पेड़, याद रखना है लवणोद्भिद का मैंग्रोव। पांचवा है आत्पोद्भिद या फिर हेलियोफाइट या सूर्य प्रकाश प्रेमी। ये केवल सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से विकसित होती है। ये पर्वतीय चारागाह एवं घास स्थल आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा मुल्लिन, गुलाब, सूरजमुखी आदि, यानी कि ये सूर्य के प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होती है। छठा है स्कियोफाइट, है ना, ये छाया में उगते हैं। ये प्रकाश में क्या है हेलियोफाइट या सूर्य प्रकाश प्रेमी या आत्पोद्भिद, लेकिन जो छाया में है स्कियोफाइट, ये छाया में उगते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा आर्किड, फर्न, काली मिर्च आदि। इसका उदाहरण इम्पोर्टेंट है और उदाहरण याद रखना है। और ये जो क्षेत्र के आधार पर 6 प्रकार के हमने पौधा पढ़े, मरुद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद और लवणोद्भिद और आत्पोद्भिद और लास्ट स्कियोफाइट जो कि छाया में, प्रकाश में, है ना, जल में, दलदली में, समतल में और मरुस्थल क्षेत्र में। तो इस प्रकार से प्लांट के बारे में जो भी हम लोग पौधों की संरचना और कार्य, बाकी जीव जगत का चौथा जो था, है ना, प्लांट किंगडम, ये मतलब समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव जगत का 5वां किंगडम एनिमल किंगडम, जिसमें से इसको चूँकि वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले वाला वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेड साइंस, है ना, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ के रहिए, है ना। थैंक यू।